last time we had done this chapter, glimpses of past half. Now the rest of the part I am going to explain you today. So we were reading about Ram Mohan Roy. See, I had also told you that you can write some points through which you can summarize the chapter. थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप लिखते जाना जैसे जैसे आपको समझ में आता है. अब राजा राम मोहन रॉय का हम रीड कर रहे थे, सो हम ऐसा लिख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, राम मोहन रॉय फ्रॉम बंगाल. ओके, यस. राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन रॉय, थोड़ा ये हमने स्टार्टिंग का रीड किया था, बट हम यहीं से स्टार्टिंग से ही देखते हैं राजा राम मोहन रॉय को. सो वो एक स्कॉलर, एक विद्वान इंसान थे बंगाल से, और वो समझ गए थे कि एक्चुअल में हमारी कंट्री के साथ क्या रॉन्ग हो रहा है. अब वो बोल रहे हैं किसी को, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, और एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, कि हमें अपने आप को किसी से नीचा नहीं दिखाना चाहिए. हमारा जो प्राचीन कल्चर है, एंशिएंट कल्चर है, वो बहुत ही महान है. एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम इस लायक हैं कि हम और अचीव कर सकें. वी मस्ट फर्स्ट रीफॉर्म आवर सोसाइटी. सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा. सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस. हमारी सोसाइटी को जो अंधविश्वास की भावनाएं हैं वो खत्म कर रही हैं. ओके, सो ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उन्होंने अपनी वाइफ उमा से बात की और उसे बताया कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर, कि काउज जो है वो अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ द मिल्क इज द सेम. लेकिन सभी काउज का जो मिल्क का कलर है वो सेम होता है. इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस. अलग अलग टीचर के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं एक्सप्लेन करने के, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. लेकिन जो निचोड़ है, जो मेन सेंटर है हर एक धर्म का, हर एक रिलीजन का, वो सेम है. He was attracted by science and modern knowledge. अब क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो उनको मॉडर्न नॉलेज ने और साइंस ने अट्रैक्ट किया, क्योंकि उससे दुनिया को काफ़ी फ़ायदे हो रहे थे, तो वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. उनके हिसाब से नॉलेज प्रैक्टिकल होनी चाहिए, कि हमारे में जो ज्ञान है वो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और हमें उसका फ़ायदा हो हर तरह का. और साइंटिफिक भी होनी चाहिए ताकि हमें और नई चीज़ों के बारे में पता चले. He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने अपनी ज्ञान के अनुसार लोगों को भी ज्ञान देने की कोशिश की, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया. लेकिन ब्रिटिशर्स को उन दिनों में हर एक पर ही डाउट होता था, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनका न्यूज़पेपर रुकवा दिया. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. अब उनके अंदर इतनी जिज्ञासा थी कि वो सी क्रॉस करके, समुद्र पार करके इंग्लैंड पहुँचे और देखने के लिए गए कि क्या ऐसी चीज़ है जो ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल बना रही है. और वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्या बोला, We accept you as rulers. उन्होंने बोला कि हम आपको अपना शासक मानते हैं, ठीक है, आप हम पर शासन कीजिए. And you must accept us as subjects. लेकिन आपको भी हमें अपनी प्रजा के समान ही मानना पड़ेगा अगर आप हम पे शासन करना चाहते हैं तो. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subject. लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है. ठीक है, सो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, went to England ठीक है, इतना लिख सकते
by science and modern knowledge. So इससे पता चल जाता है कि वो क्या सोचते थे, ठीक है। नाउ ऑपरेशन, नेक्स्ट पेज पे हम मूव कर रहे हैं। But the British continued to oppress Indians, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दबाना मतलब उनका शोषण करना जारी रखा। In 1818 they had passed regulation third. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. 1818 में उन्होंने एक ऐसा रेगुलेशन एक्ट पास किया जिसके अनुसार वो किसी भी इंडियन को बिना किसी कार्यवाही के जेल भेज सकते हैं। मतलब अगर उनको डाउट भी हुआ कि इस इंडियन ने ये किया है या वो किया है, भले ही उसने ना किया हो, तो वो उसको बिना किसी कार्यवाही के सीधा जेल भेज सकते हैं। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. अब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो लोग उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी और वो लोग अपना प्राइवेट बिजनेस भी उनका फल फूल रहा था। ये सारा कुछ ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था कि वो फ्लरिश कर रहे थे, प्रॉस्पर हो रहे थे। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में ब्रिटिश ने अपने सामान से 7 करोड़ रुपीस ऑन किए, ठीक है। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. ब्रिटिश जो थे वो कंपनी जो लूट पाट कर रही थी इंडिया में उससे अपने आप को रिच बनाते जा रहे थे और हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो खत्म होती जा रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम, The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. अब गवर्नर जनरल बेंटिंक वापस आए और जो कॉटन वीवर्स थे उन बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ, उनका काम खत्म होता जा रहा था। Now dissatisfaction, अब देखो कोई भी इंसान किसी दूसरे पर एक लिमिट तक शोषण कर सकता है तब तक जब तक दूसरा इंसान उसे सहन करता रहता है, ठीक है। ऐसे ही इंडियंस के ऊपर भी एक लिमिट आती जा रही थी कि अब वो और सहन नहीं कर पा रहे थे, अब लोगों में असंतुष्टि की भावना आ गई थी। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, इंडिया में जो एजुकेशन थी वो फारसी में और संस्कृत में थी। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. अब एक इंग्लिशमैन था जो 1835 में यहाँ आया था और उसने अपनी कंपनी को एक चेंज के लिए बोला कि एक परिवर्तन कर सकते हैं हम। We should teach the natives through the English language. अब उनको क्या लगता था कि हमारी कंपनी में इंडियंस भी काम करते हैं, तो अगर उन्हें हमारी लैंग्वेज समझ में आएगी तो हमारी कंपनी और ज़्यादा फलेगी और फूलेगी। तो उसकी इस बात से काफ़ी लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. English education से क्या हुआ, क्लर्क्स की जो पोस्ट थी वो दी जाने लगी और to whom the British और जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको छोटी मोटी जॉब करने के लिए दे देते थे, ठीक है। Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब जब नई भाषा लोगों ने सीखी तो उनके दिमाग में भी कुछ बातें एंटर करने लगी और उनको बातें और जो हालात थे वो समझ में आने लगे। We must educate our brothers. हमें अपने भाइयों को भी एजुकेट करना चाहिए and try to improve their material conditions. तो इंडियंस आपस में बातें कर रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को भी एजुकेट करना चाहिए और उनकी जो हालात है वो सुधारने चाहिए। For that we must convey our grievances to the British Parliament. और इसीलिए हमें अपनी बात ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचानी चाहिए, ठीक है। They cared little about the needs of Indian. अब ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडियंस की उन्हें इंडियंस की बहुत कम केयर थी। और किंग्स हैव बिकम puppets and we have lost our old jobs. अब कुछ लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमारे जो राजा हैं वो
ब्रिटिशर्स के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और हमारी जो पुरानी नौकरियां हैं वो हमसे छीन ली गई हैं। एंड लैंड्स भी छीन ली गई हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो हमारे कुछ भाइयों का धर्म भी परिवर्तित करवा रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अब कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि हम लोग सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो यहाँ से चले जाएं। ओके, द स्पार्क, अब लोगों में क्रांति की जो एक चिंगारी थी वो जलने लगी। 1855 to 1857, वो तो आपने मंगल पांडे की शायद मूवी भी देखी हो तो वहाँ से मालूम पड़ेगा काफ़ी कुछ। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स, ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स के ऊपर टैक्सेस को लगाने जारी रखे। ठीक है। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। अब संथल एक प्रजाति थी बंगाल में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिया और उनकी लैंड उनसे छीन ली गई न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गए। In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. अब 1855 में वो एकदम क्रांतिकारी हो गए और उन्होंने बहुत सारे यूरोपियंस को और उनके जो सपोर्टर्स थे, यूरोपियन मतलब ब्रिटिशर्स और उनके सपोर्टर्स थे, उनको खत्म कर दिया। ओके। Discontent was brewing in the East India Company's army too. अब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी इंडियन सोल्जर्स तो थे, अब वहाँ पर भी एक तरह का असंतुष्टि फैल रही थी। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस टू लिव इन। अब वहाँ पे आर्मी में आपस में इंडियंस बात कर रहे थे कि जो वाइट सोल्जर्स हैं, मतलब जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलता है एज सैलरी और बड़े बड़े घर मिलते हैं रहने के लिए, वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें बहुत कम मिलता है, सैलरी भी बहुत कम मिलती है और प्रमोशन तो बहुत ही स्लो है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अ रिलीजन। अंग्रेज जो है वो हमें सी क्रॉस करने, मतलब इंग्लैंड जाने के लिए या बाहर जाने के लिए, फॉरेन में जाने के लिए बोलते हैं, जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। Who is the टोपी वाला to abolish our age old customs? ये जो टोपी वाले हैं यानी कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये कौन होते हैं हमारे इतने पुराने कस्टम्स को, रीति रिवाजों को ख़त्म करने वाले। अब लोग आपस में ऐसा सोचते भी हैं कि वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को अपनी कंट्री से बाहर निकाल देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे जो था उसने किस तरह से अटैक किया, शायद आपने देखा भी होगा मूवीज़ में, और फिर उसको उसको फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, और इसको देखकर हज़ारों दूसरे जो सिपाही थे उन्होंने भी रिवोल्ट बगावत कर दी। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन लोगों ने अपनी जो यूनिफॉर्म्स थी वो फाड़ कर फेंक दी। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयर्न्स, अब उन लोगों को उनका शोषण किया गया, उन्हें परेशान किया गया और उनको जेल भी भेज दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs on the people's mind. अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि भले ही हमसे हमारे एनिमीज हों, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी भावनाओं को समझते हैं। ऐसे ही कुछ इंग्लिशमैन भी थे जो समझते थे। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to buy is made from the fat of cows and pigs? अब आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि आप लोगों ने जो बुलेट्स वगैरह जो यूज़ करी है ना, गन्स, उस पर जो ग्रीज होती है वो काउ या पिग के स्किन से, उनके फैट से बनी होती है, जो आपको मुंह से खोलनी होती है। वॉट? अब लोगों को जब ये नहीं पता था तब तक तो ओके, अब जब उन्हें ब्राह्मण सोल्जर को, जो ब्राह्मण सोल्जर होते हैं, उन्हें तो बहुत ही खराब लगा। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, तो जो मुस्लिम लोग हैं वो बोल रहे थे कि हमें भी उन लोगों ने धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to tell the people
that their emperor would want their service. अब किसी तरह की इंडिकेशन, पहले फ़ोन या मोबाइल्स तो होते नहीं थे, अब एक दूसरे तक किसी तरह की बात पहुंचाने के लिए या मीटिंग करने के लिए कुछ चीज़ें फॉरवर्ड भेजी जाती थी। अब चपातीज उन दिनों भेजी जाती थी एक विलेज से दूसरे विलेज तक, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका जो एम्परर है उनसे मिलना चाहता है। यस, ऑल माई विलेज में विल बी रेडी, मतलब अब सब रेडी हो गए थे वहाँ जाने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर, जैसे विलेज टू विलेज रोटी या चपाती पास कर रहे थे, ऐसे ही आर्मी में लोटस फ्लावर को सर्कुलेट कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि जो फॉरेनर्स हैं उनको मार दिया जाए। द masses gave all help and shelter to the patriots, और लोग उनकी हेल्प भी कर रहे थे सोल्जर्स की, अपने इंडियन सोल्जर्स की। नाउ 1857 रिवॉल्ट, अब क्या रिवॉल्ट हुआ देखो। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में अचानक से बहुत ही हिंसात्मक घटना घटी। अब सारे के सारे जो लोग थे वो अपने राजा के पास गए दिल्ली, ठीक है, और वहाँ जाकर बहादुर शाह, उन दिनों राजा था, उससे मिले। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और ये जो क्रांति थी वो सब जगह फैलती जा रही थी। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. बहुत सारे ज़मींदार भी ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स की बातों के चंगुल में आ गए थे और उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ की वजह से ब्रिटिशर्स ने उनकी ज़मीन छीन ली थी। अब वो लोग भी बहुत ब्रिटिशर्स के लिए उनके दिमाग में बहुत मैल भर गई थी। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, और वो लोग बात कर रहे थे कि ये जो अंग्रेज़ हैं उनका जो शासन है अब ख़त्म होना चाहिए। यस, वी विल हेल्प यू। तो वो जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनकी लैंड छीन ली गई थी, उन्होंने बोला कि हाँ हम ज़रूर हेल्प करेंगे। नाउ द फाइट फॉर फ्रीडम, अब सब फाइट करने के लिए रेडी हैं। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, अब पहले के जो रूलर्स थे जैसे कि बेगम हजरत महल, वो भी काफ़ी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गई थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कि वाइट मैन यानी कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने मेरा किंगडम मुझसे छीन लिया। दे जॉइंड द अपसर्च अगेंस्ट द फॉरेनर, फिर ऐसे लोगों ने जो फॉरेनर के अगेंस्ट जो भी आंदोलन चल रहा था वो ज्वाइन कर लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, और जो मेन बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने लोगों को गाइड करना शुरू किया, लीड करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बोला राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूलिंग अवर लैंड, कि उठो और जागो, अंग्रेज हमें हमारी ज़मीन को ख़त्म करते जा रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, सब जगह लोगों में जागरूकता आ गई कि अंग्रेज़ों को तो अब बाहर नहीं निकालना है। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अ लीडर, अब लड़ाई में कोई लीडर भी तो होना चाहिए, तो पेशवा नाना साहेब को लीडर बनाने का सजेशन रखा गया। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, अब नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी बगावत हो गई और बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, अब 80 साल के जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उनको उनकी जो रिस्ट थी, रिस्ट जो कलाई होती है वहाँ पर बुलेट लगी। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और उन्होंने खुद ही अपनी कलाई काट दी और गंगा मैया को गंगा नदी में अर्पित करते हुए बोले कि ये मेरी आपको लास्ट बलि है, लास्ट ऑफरिंग है। So in this way we have done this chapter. Okay, now you can write your own points to complete this and to summarize the chapter. जैसे ये मैंने बताया, अभी 8th स्टैंडर्ड में है तो आप लोग अपने आप भी लिख सकते हैं कुछ मेन पॉइंट्स, जैसे एक पेज के 2 पॉइंट्स लिख दिए तो पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।